हेलो क्लास। हेलो। चलिए क्लास शुरू करें आपकी। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने 82 83 कंप्लीट किया था। हमने अपना सीआरपीसी में प्रोक्लेमेशन खत्म किया था। क्या प्रोक्लेमेशन है क्या? है ना? तो हमने पढ़ लिया था कि भाई प्रोक्लेमेशन क्या होता है कि भाई कोई बंदा अगर इशू वारंट को सम्मन को वारंट को अगर वो क्या कर रहा है, खुद को सर्विस नहीं होने दे रहा है, एब्सकॉन्ड हो गया, भाग भूग गया है, तो कोर्ट उसमें उसकी अटेंडेंस को उसे प्रेजेंस को कोर्ट में उसकी कोर्ट को इंश्योर करने के लिए कि वो प्रेजेंट हो कोर्ट में, तो वो क्या करती है? प्रोक्लेमेशन इशू करती है। मिनिमम 30 डेज का टाइम देना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी इसमें। कैसे कैसे करा सकते हैं? ढोल नगाड़े बजवा के बता दो जहां वो रहता है कि नहीं? उसे घर के बाहर लगा दो, कोर्ट के बाहर लगा दो, और डेली न्यूज़पेपर में निकाल दो जहां वो रहता है। और सिंपल सी चीज है ना। और इसके बाद हमने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी 83 में, तो प्रोक्लेम तो कर दिया, उसके बाद चाहे तो हम उसे अटैच भी कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी। और अटैचमेंट में कैसे ले रहे थे हम? मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों तरीके की प्रॉपर्टी, है ना? यही तो इंपॉर्टेंट था इसमें। और साइमल्टेनियसली भी हम अटैच कर सकते थे, साइमल्टेनियसली भी कर पा रहे थे उसको अटैच, है ना? कि भाई मान लो कि लग रहा है कि बंदा अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा, है ना? या फिर मान लो कि अब लोकल जुडिक्शन से प्रॉपर्टी बाहर लेके जा रहा है, तो क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो साइमल्टेनियसली भी अटैच कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, है कि नहीं? ये हमने 82 83 में पढ़ा, क्वेश्चन में यहीं से बनाता है। इसके बाद वो 84 क्या कहता है? 84 ये कह रहा है कि 6 महीने के अंदर आप आ जाइए। देखो क्या कह रहा है 84 में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है 84 में? आपके लिए इंपॉर्टेंट वैसे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि मान लो एक प्रॉपर्टी थी, सपोज करो एक मकान था, मैं मान के चल रहा हूँ एक मकान था, उसे अटैच कर दिया कोर्ट ने 83 में अटैच कर दिया। मगर और ये किसका कोर्ट मानती है कि मकान था? ए का, जो अक्यूज्ड है उसका। मगर एक्चुअल में बी ये कह रहा है कि सर ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, आपने कैसे अटैच कर दिया? मैं कोई एक्यूज थोड़ा ना हूं, आपने कैसे अटैच कर दिया इसको? तो इन भाई साहब को कोर्ट ये कह रहा है कि आप 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर आप आइए, अपना ऑब्जेक्शन लगाइए कि सर इन्होंने तो मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं? ये कह रहा है। जो इसमें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो पूछ सकता है 84 से, ऑब्जेक्शन जो लगेंगे। कभी कभी कोर्ट को गलती भी तो हो जाती है ना, भाई गलती हो गई, करनी थी एक्यूज की, पता लगा उसके भाई की कर दी, हो जाता, कोई बड़ी चीज नहीं है। करनी थी एक्यूज की, कर दी भाई की प्रॉपर्टी अटैच, ये सोच के कि उसकी है। तो फिर उसमें कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उसके अलावा, प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा आए और आके अपना क्लेम प्रेफर करे कि सर ऑब्जेक्शन दे कि सर मेरा ना इसमें क्लेम, तो उसे सुनेंगे। और अगर ऐसा होता है कि हाँ भाई चलो भाई ठीक है, इसने अपने ओनरशिप के कागज वागज दिखा दिए कि हमारा तो पार्टीशन हो गया था, ये प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आ गई थी, फलाना ढिमकाना, तो ठीक है, उसे लगता है कि ठीक है तो हटा देंगे, नहीं तो फिर चलता रहेगा काम। और दूसरी चीज है कि इसमें कह रहा है 84 में जो आपके काम की है कि अगर मान लो वो नहीं मानते, आपने प्रेफर किया, आपने ऑब्जेक्शन लगाया, मगर ऑब्जेक्शन क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा चलो चलो निकलो, तुम इसके ओनर नहीं हो, ओनर तो एक्यूज्ड ही है, हम नहीं मान रहे। तो देखो लास्ट में 4 में कह रहा है, जो आपके पीटी पर्पज से इंपोर्टेंट है, कह रहा है एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट बाय एनी ऑर्डर, है ना? तो डिसअलाउड हो गया होगा उसका ऑब्जेक्शन में, अगर चाहे तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। तो जिस दिन वो ऑर्डर में डिसअलाउ किया उस दिन से 1 ईयर, 1 साल के अंदर क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है, सिविल सूट, सूट फाइल कर सकता है, इंस्टीट्यूट अ सूट टू स्टैब्लिश द राइट विच ही क्लेम रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, है कि नहीं? तो आपके पीटी पर्पज से 84 से क्या क्वेश्चन बनना है? 84 से क्वेश्चन ये बनना है कि एक तो कोई भी व्यक्ति कितने दिनों के अंदर अपना ऑब्जेक्शन मतलब कि फाइल करेगा, वहां पे ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो 6 महीने के अंदर उठाएगा।
और अगर उसका डिसअलाउ हो जाता है ऑब्जेक्शन के हमें नहीं जी, हमें लगता नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी, आप इसको ओनर नहीं हो, चलो हम तो इसे अटैचमेंट से नहीं हटाते, तो फिर आप विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर आप 1 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो कि कि ये मेरी प्रॉपर्टी है ना। 84 आपके लिए और कुछ भी नहीं था 84, ठीक है ना जी। और देखो 85 क्या कह रहा है, तो 84 85 में आपके समझने की क्या बात है, वो ये बात है कि देखो अब ये क्या कह रहा है, 84 तो कह रहा था एक थर्ड पर्सन की बात कर रहा था, 85 बात कर रहा है प्रोक्लेम्ड पर्सन, जिस जो है भगोड़ा, जिसके खिलाफ 82 में हमने प्रोक्लेमेशन इशू करी है। कह रहे इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शैल मेक नॉट रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है भाई, हमने अटैचमेंट क्यों करी थी, हमने तो अटैचमेंट इसलिए करी थी कि वो जो आदमी है जो कोर्ट नहीं आ रहा है वो कोर्ट आ जाए। तो अगर मान लो आपने 45 दिन का टाइम दिया था कि इस तारीख को आ जाना, और वो इस तारीख के अंदर अंदर उस दिन कोर्ट में पहुंच भी गया कि सर मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैं आ गया, तो फिर वो जो आपने प्रोक्लेमेशन 82 में करी थी, जो अटैचमेंट करी थी, वो क्या होगी, प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे, चलो जी हमें अब कोई मतलब नहीं, हमें तो बंदा चाहिए था, बंदा मिल गया। ये तो बहुत बेसिक और ये पूछेगा भी आपसे, जो पूछता है वो ये पूछता है। दूसरा और तीसरा जो मेन उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना वो थर्ड है, तो फिर भी आप दूसरा भी देख लो। कह रहा है इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, पहले में तो वो आ रहा था, अब वो आया नहीं उतने दिनों, 45 दिनों के अंदर, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस 85 से। देखो अटैच करी थी कोर्ट ने, अटैच किसने करी थी, कोर्ट ने 83 में, मगर अगर वो बंदा नहीं आता है तो फिर वो किसके क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच करी गई है और फिर भी वो व्यक्ति एक्यूज्ड पर्सन टाइम से जितने टाइम दिया गया था उतने दिनों में कोर्ट में नहीं अपीयर, तो जो प्रॉपर्टी अटैच थी वो किसके बिहाफ पे, डिस्पोजल पे, किसके पे होगी, किसको राइट होगा डिस्पोज करने का, तो ये याद कर लो कि स्टेट गवर्नमेंट को राइट, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है। ये सब चीजें आप जब भी आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो मैं आपको बार बार ध्यान ऐसी जगह पे लेके जाता हूं कि देखो 84 अपने आप में बड़ा सेक्शन है, 85 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, मगर आपको यहां से कुछ नहीं पढ़ना है, वो सब बनाएगा नहीं ना क्वेश्चन, आपको ये चूज करना है उसमें से, ये आपको निकालना है वहां से कि मुझसे क्या पूछेगा, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर उस फैक्ट को याद करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। उस पर आपकी नजर अगर बनी हुई है ना, उस पर आपने ध्यान दिया है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आएगा, अच्छा मैंने इस बारे में पढ़ा था, अच्छा मैंने खुद अपने दिमाग में सोचा था कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन बना सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ करेगी अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं आया तो ये वहां क्लिक करेगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा ये निकालने की कोशिश करो कि आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे कह रहा है, एक तो कह दिया इसने कि स्टेट गवर्नमेंट डिस्पोज करेगी अगर वो नहीं आता तो, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 84। ऑब्वियस सी बात है, तो कह रहा 6 महीने तक भैया देखो इसे वो मत करना, क्योंकि 6 महीने में कोई थर्ड पर्सन भी तो 84 में बता दिया ना आपको, तो थर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है, तो 6 महीने तक इसलिए रोक रहे हैं कि भैया उसे बेचना मत 6 महीने कम से कम, क्योंकि कोई बंदा हो सकता है अपना क्लेम लेकर आ जाए। और कह रहा है यहाँ पर अगर कोई क्लेम लेकर आ गया था तो जब तक वो क्या नहीं हो जाता, क्लेम आपका डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, पता ना लग जाए कि भाई अलाउ कर रहे हैं डिसअलाउ कर रहे हैं व्हाटएवर। एक तो ये थी, ठीक है। तो आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट था इस सबसेक्शन में वो था कि स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी इसको डिस्पोज। तीसरा देखो, तीसरे में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरे में कह रहा है इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि मान लो कि एक प्रॉपर्टी अटैच हो गई थी, है ना, और वो बंदा आया नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे भी थी वो प्रॉपर्टी। अब 2 साल हो गए, अभी तक बिकी नहीं है ना, है ना। और यहाँ पे बिक भी जाए तब भी देख लेंगे, मगर मान लो बिकी नहीं है, सपोज करो प्रॉपर्टी अभी बेच नहीं पाए थे, तो अगर 2 साल के अंदर कोई आ जाए, वो बंदा आ जाए, कह रहा है इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है। अंडर सबसेक्शन 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, तो खुद आ जाए या पकड़ के लाया जाए कोर्ट में, है ना। और द कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट एंड प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच कोर्ट दैट ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड और कंसील हिमसेल्फ, और वो ये बता दे कि अरे मैं तो भागा ही नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं लगा, मैं तो ऐसे वहां चला गया था, फिर मुझे कभी कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाया, तो वो सेटिस्फाई कर दे, तो है कि नहीं, है ना। एंड दैट ही हैड नॉट सच नोटिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, के बारे में भी उसको पता नहीं था, ये सब बातें वो बता दे उस प्रॉपर्टी के बारे में। और अगर वो प्रॉपर्टी बिक गई है तो जो पैसा वैसा आया होगा, सपोज करो कि 2 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो पैसा आ गया, तो क्या करेंगे, उसको हम वापस कर देंगे, बाकी अपनी कॉस्ट वॉस्ट निकाल लेंगे, जो हमारा देखने में मान लो ऑप्शन करी होगी या देखा होगा, जैसे भी जो भी करा होगा, तो हम उसे पैसा वापस कर देंगे। 2 साल के अंदर वो आया था। आपको 84 85 से क्या याद रखना है, 84 से याद रखना, अगर कोई और व्यक्ति है तो 6 महीने में आ जाओ सर, और अगर उसका डिसअलाउ हो जाए तो 1 साल के अंदर आप शूट कर लो। 85 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे होती है, और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अगर प्रॉपर्टी बिकी है नहीं बिकी है, 2 साल के अंदर आ जाता है, तो उसको हम वापस कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, हमें तो बंदे से मतलब ओवरऑल की बात है, ठीक है। ये 84 85 है। 86 पूछता नहीं है कभी, मगर अगर पूछ दे तो नॉर्मली अपील की बात कर रहा है कि वो अटैचमेंट वगैरह हो गई है, ये सब हो गया है, रिस्टोरेशन नहीं कर रहे हैं, उसकी अपील कहाँ जाएगी, है ना। तो जैसे ऑर्डिनरी अपील जाती है, और ऑर्डिनरी अपील तो हम पढ़ेंगे ना आगे, तो जैसे जाती है नॉर्मली ऐसे आएगी। ये पूछता भी नहीं आपसे, 86 आपसे नहीं पूछता है, नॉर्मली जो पूछता है आपसे 84 में से क्वेश्चन बना लेता है कि कोई और व्यक्ति है, उसको कहाँ पर प्रोविजन है कि वो भी क्लेम दे सकता है, तो वो 84 में है ना। बाहर बहुत शोर हो रहा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है सुनने में तो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं 2-4-5 मिनट के लिए म्यूट कर सकता हूँ, तो मुझे तो सुनाई दे रहा है, तो अगर कुछ दिक्कत हो तो बता दो मेरे को। ठीक, चलो चलिए, ठीक है। 84 85 86, तो 82 से 86 आपका अटैचमेंट हो गया। अब आपने सपोज करो कि ये बाइफरकेट, जो मैं कल आपको बता रहा था कि आपके दिमाग में वो बन गया है कि अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन अटैचमेंट से रिलेटेड आएगा, कोई प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड आएगा, तो मैं 82 से 86 में ही सोल्व करना है मुझे सोचना ही इन 6 सेक्शन के बीच में और 5 सेक्शन के बीच में। तो क्योंकि जब आप अपने सर्च को नैरो कर लोगे तो सही करने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरी बात आप समझ रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ऑनलाइन पढ़ाने में सामने से रिव्यू नहीं पता लगता है कि तुम जो कह रहे हो कोई समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा। तो इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लियर करके रखा करो कि अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ तक की चीज की है। हमेशा आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा, मैंने चलो सम्मन अभी पढ़ा था, तो मैंने वो 61 से लेके पढ़ा था, देखिए 69 तक आपने वो कर लिया, नैरो कर लिया, ठीक है जी। 2 मिनट रुक ही जाते हैं, ठीक ठीक, ओके नहीं यार, 2 मिनट जरा मैं म्यूट कर ही देता हूँ, मुझे काफी शोर सुनाई दे रहा है, 2 मिनट म्यूट कर, है ना। चलिए ठीक है। अब यहां से देखो, आपका जो क्वेश्चन है, एक आपका ये एक सिंगल सेक्शन है 87, ठीक है, और रेड में जाता है 204। 204 वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कंप्लेंट का पूरा वहां पे प्रोसेस पढ़ोगे ना, 200 से लेके 204 एक सीक्वेंस बनता है कि 200 में कोई कंप्लेंट देगा तो क्या होगा, 201 202 203 में डिसमिस कर दोगे, 204 में आप क्या करते हो, प्रोसेस इशू करते हो, जो आप सीआरपी करोगे। मगर 87 के साथ इसलिए पढ़ते हैं इसको, तो एक काम करता है 87 को छोड़ लेते हैं। मैं जब आपको 204 वहां पढ़ाऊंगा ना 200 के साथ, तब मैं आपको 87 पे दोबारा लाऊंगा, तो अभी 87 बता भी दूंगा तो उतना रिलेट नहीं कर पाओगे, रिलेट नहीं करोगे तो वो 204 में मिस हो जाएगा। तो 204 पे पढ़ाऊंगा तो 87 में वापस आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आ जाओ आप 91। बाकी के सेक्शन कोई जरूरत नहीं उनको पढ़ने की, ना कभी पूछेगा आपसे।
देखो 91 जो है ये 91 से आपका जो चल रहा है और ये आपका जो जा रहा है 98 तक, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कंपेल कर रहा है कि, और यहां से क्वेश्चन देखो जो बनाता है नॉर्मली इस चीज से बनाता है किसको पावर है किसको पावर नहीं है ना। एक चीज तो आपसे बहुत एक कॉमन चीज जो आपसे पूछता है 91 से ही पूछता है, और ये पूछता है कि किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना हो, किसी थिंग को प्रोड्यूस करना हो तो उसका प्रोविजन कहां पर है। तो प्रोविजन खुद इटसेल्फ 91 प्रोविजन याद रख लो। आप कभी अगर थाने जाओगे ना और पुलिस वाले को आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेना सपोज करो, तो आपको हमेशा ना वो 91 का एक नोटिस देता है। जब आप थाने जाओगे तो जैसे मान लो कोई चीज, जैसे मान लो दहेज वहेज का केस होता है, तो उसमें क्या कहता है कि लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स फलाना ढिमकाना जो जो उसे मतलब जिन चीजें आपको बतानी हो, डॉक्यूमेंट जो जो उसे चाहिए, शादी का कार्ड, ये वो कहाँ शादी हुई थी, सब कुछ, तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसके लिए भी ना क्या करता है 91 का एक नोटिस देता है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो 91 से जो क्वेश्चन बनाता है यही बनाता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन भी यही पूछेगा आपसे, तो आपको 91 तो बस ऐसे याद कर लो कि, और मुझे लगता है कि ज्यादा फेमिलियर है जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे, मुझे लगता है कोर्ट वोर्ट जाते होंगे उनके लिए ज्यादा फेमिलियर होगा ये कि 91 क्या है, तो याद भी रहता होगा, है कि नहीं। देखो 92 से लेके एक बार अगर ये देख ले, 92 से लेके 94, तो 92 देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। बड़ी अच्छी चीज कह रहा है कि इफ एनी डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, तो कह रहा है जैसे मान लो कि पोस्ट ऑफिस की कस्टडी में है, टेलीग्राफ है ना, समझ रहे होंगे आप। तो इन लोगों की कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है या कोई थिंग है सपोज, ठीक है। कह रहा है इनको मंगाने के लिए कौन ऑर्डर करेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, ये तो नहीं पूछता किसमें दिया है नॉर्मली, ठीक है। सब 91 दोबारा बता दो प्लीज, कॉल आ गया। नहीं 91 में कुछ नहीं बता रहा था, 91 में ये बता रहा था मैं आपको कि 91 जब आप नॉर्मली प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो अगर आप, तो आपको पता भी होगा कोई भी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जो नोटिस देती है, पुलिस भी देती है आपको। किसी भी अगर मान लीजिए कोई मुकदमा दायर होता है तो उसमें उसे मान लीजिए प्रॉपर्टी की कागज ही सपोज 420 का मुकदमा दायर होता है, FIR होती है, उसमें प्रॉपर्टी कागज मांग लिया सपोज करो, तो पुलिस जो आपसे कागज मांगती है तो आपको 91 का एक नोटिस पकड़ा देगी कि आप ये सामान लेकर आइए, ये डॉक्यूमेंट लेकर आइए, तो वो आपको कंप्लाई करना होता है। 91 का नोटिस में आपको ये बताना चाहता हूँ। और पीटी में जो क्वेश्चन पूछता है वो भी यही पूछता है कि 90 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोविजन कहां पर है, तो 91 में ये याद रखिएगा। बस इतना ही है, अंदर कुछ कभी पूछता नहीं, बस इतना ही था 91 में। 92 में कह रहा है कि कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह है, कोई पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई थिंग है, ठीक है जी। कह रहा है इज इन द ओपिनियन ऑफ द DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CJM, देखो सब बड़े बड़े लोगों को लेगा, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, 4 ले लिए इसने। तो अपने अगर उसमें देखो तो CJM भी ले लिया, कोर्ट ऑफ सेशन भी ले लिया, हाई कोर्ट भी ले लिया, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अगर आप जाओगे तो आपने सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिया, ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों को, इन सबके ओपिनियन में ऐसा लग रहा है कि किसी इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, ट्रायल में, किसी भी प्रोसीडिंग में जरूरत है, तो सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर द पोस्ट और टेलीग्राफ अथॉरिटी एट द केस में भी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट कुड है। तो ओवरऑल 92 में ये कह रहा है कि अगर पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ अथॉरिटी, इनके पास अगर कोई सामान है, उसे अगर लेना है, उसे डिलीवर कराना है, कोर्ट में मंगाना है, जरूरत है इनको लगता है, तो उसमें पावर किस किस को है। ये क्वेश्चन जो 92 से बनाएगा ये बनाएगा कि किस किस को पावर है। तो पावर देखो CJM को है, फिर उसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन को और हाई कोर्ट को है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, इन सबको नहीं है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सीधे DM को पावर है कि नहीं, सीधे किसको पावर दिया, DM को पावर दिया। तो ये बात आप याद रखिएगा। 92 में आपसे यही पूछता है कि पोस्ट और टेलीग्राफ में किसको अथॉरिटी है उसे मतलब के ऑर्डर करने,
अब सवाल आपको ये जरूर लगेगा, देखो अभी तो आपने सिर्फ एक 92 में पढ़ा है, डीएम सीजीएम कोड ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, अलग अलग सेक्शन को पढ़ोगे और 144 100 वहां तक पढ़ लोगे ना, 148 तक, तो हर सेक्शन में बदल जाते हैं ये, मतलब कहीं पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर पा रहा है, कहीं पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर पा रहा है, कहीं पर सीजीएम कर रहा है, कहीं पर कोड ऑफ सेशन कर रहा है, और इन सबको याद करना अपने अपने टफ। तो उसका तरीका ये है कि जहां जहां सिमिलर दिखे उसे एक अलग सेगमेंट बना दो उसका, है ना। वो करेंगे आगे, जब मैं 128 से खत्म करूंगा तो बताऊंगा कि जो जो सेम हो उसे अलग कर लो, जो जो ऑड में इवन है उसे अलग कर दोगे, ये बिल्कुल ही अलग है ना। इस तरीके से अगर अलग कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। पर सेक्शन याद रखना है किस सेक्शन में किस अथॉरिटी को पावर दी गई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी 92 में पहले पढ़ते जाते हैं कि किस में किसको पावर है, फिर आगे करेंगे। उसके बाद देखो क्या कह रहा है 93, 92 में कौन था, डीएम था, कोर्ट ऑफ सेशन था, हाई कोर्ट था और सीजीएम था। अब देखो क्या कह रहा है 93 में भी जो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है वो ये है, कह रहा है सर्च वारंट इशू करना है, और वो करना कब है, कह रहा है कि कोर्ट को रीजन टू बिलीव हो गया कि ये सम्मन ऑर्डर 91 और 92 में दिए ना, तो वो क्या है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। 91 में मान लीजिए कोई भी कोर्ट करता, आपको पता ही है, कोर्ट पुलिस वाला कोई भी कर देता है ना, और 92 में तो आपने देख लिया सीजीएम हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, ये सब लोग हो गए। तो कह रहा है कि इन लोगों को ऑर्डर करते टाइम लगा कि ये बंदा करेगा नहीं, तो वो क्या करते हैं सर्च वारंट इशू कर देते हैं। और वहां पर देखो आप क्या है कि इसका 3 देखो, आप 93 का 3 देखोगे आप, जो आपसे पूछ सकता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन एंड ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट अदर देन अ डीएम, तो डीएम 92 वाला ही आ गया, और सीजेएम, और सीजीएम टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट पास आउट दैट थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी। अब देखो 92 में की टेलीग्राफ अथॉरिटी को कि भाई लेकर आ जाओ डॉक्यूमेंट, सीजीएम को भी दे दी, सेशन कोर्ट को भी दी, हाई कोर्ट को भी दी, डीएम को भी दी, मगर सर्च वारंट के सर्च करके मतलब ये तो लेके नहीं आ रहा, तो सर्च करना है, तो कौन सर्च करने जा रहा है, सर्च करने के लिए जो वारंट दे रहा है वो सिर्फ 2 ही लोग दे रहे हैं। 92 93 एक जैसे सेक्शन होगा, कनेक्टेड सेक्शन है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर देखो ज्यादा लोग दे रहे थे ऑर्डर, और जब वो नहीं आएगा तो सर्च वारंट देने के लिए 2 ही लोगों को रखा है, तो सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को इन्होंने क्या करा, एक्सक्लूड कर दिया उसमें से, सर्च वारंट नहीं दे सकते, ये सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट लेकर आइए। तो ऐसे 92 93 का एक बनाकर रख लो, है ना, ये चीज हो गई। अब देखो 94 पूछता है, 94 पूछता है पीटी में, 94 में, और देखो 2 क्वेश्चन बना था 94 में, एक तो स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्च अगर करनी है तो ये कहां दिया है, स्टोलन प्रॉपर्टी की सर्च 94 में दिया है। एंड सेकंड क्वेश्चन एक ही बनता है कि इसको ऑर्डर कौन कौन कर सकता है, एज सिंपल एज द डीएम कर रहा है, एसडीएम कर रहा है ना, और कौन कर रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का। 2 क्वेश्चन बनते हैं 94 से। इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो मैं बताऊं, ये मैं अपने आप में समझ पा रहा हूँ, बड़ा मोनोटोनस से सेक्शन है ये, है ना, थोड़ा याद करना भी मुश्किल होता है, समझना भी थोड़ा मुश्किल है, मगर जब 2-3 बार जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन वही मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप 91 से रिवीजन शुरू करिए आपने, तो 91 आपने अच्छा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट 91 उठा, ऐसे बात करो, अपने आप से ही बात करो। 92 में अच्छा अगर टेलीग्राफ अथॉरिटी में जाना तो डीएम कर देगा, उसमें वहां पर सेशन कोर्ट सीजीएम और हाई कोर्ट भी करा देगा, ऑर्डर करेगा। उसी की सर्च करानी तो कौन कराएगा, तो आपका कौन कराएगा, आपका डीएम कराएगा, कौन कराएगा, सीजीएम कराएगा। 94 में गया अच्छा स्टोरेज प्रॉपर्टी की सर्च यहाँ पर होगी, या डीएम एसडीएम और फर्स्ट क्लास में स्टेट पावर दे दिया। ऐसे खुद से जब आप बात करोगे ना तो आपको 2-3 बार में चीजें याद हो जाएंगी। इस तरीके से खुद से बात करो, ठीक है। तो स्टोरेज प्रॉपर्टी अगर किसी को शक है, किसी को लग रहा है कि इस जगह पे स्टोरेज प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको सर्च करना है, तो प्रोविजन 94 में है, अथॉरिटी 3 लोगों को दी है, डीएम एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी नहीं दिया उन्होंने। इसके बाद देखो 95 96 कनेक्टेड है, 94 95 96 कनेक्टेड है और इंपॉर्टेंट भी है, पूछ भी लेता है। क्या कह रहा है देखो, अब 95 देखो, कह रहा वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक, और दूसरा एनी डॉक्यूमेंट वेयर एवर प्रिंटेड अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कंटेन एनी मैटर
द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर 124 से 153A 153B 292 293 295A। ओवरऑल बात ये कह रहा है कि कोई मान लो कि सेडिशन से रिलेटेड मैटर है, कोई है कि दो मतलब के उसमें क्लास में लड़ाई झगड़ा कराने वाला मैटर है कुछ, है ना, या कोई ऑप्शन है 292 293 वाले आ गए आपके। 295 के मान लीजिए कोई धार्मिक वो करवा रहा है 295 में, ऐसा अगर कुछ है, ऐसा कुछ मैटर प्रिंट हो रहा है किसी बुक में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी डॉक्यूमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगा 95 में स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये सब हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसे फोरफिट कर लेंगे, उसे क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे सारे मटेरियल को, है ना। और वो फोरफिट कर लेंगे। और देखो इसमें आगे क्या कह रहा है, देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम वेयर एवर इज फाउंड इन इंडिया एंड एनी मजिस्ट्रेट में भी वारंट ऑथराइज एनी पुलिस और नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो करने कौन जाएगा, सब इंस्पेक्टर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पूछता नहीं क्वेश्चन 95 से ही बनाता है कि जो अगर किसी में कोई लिबली ये ऐसा आपका 295 कोई ऑप्शन टाइप का कोई मैटर है, या मतलब सेडिशन वाला मैटर है, तो इसको फोरफिट करने की पावर किसको दी है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि किसको दी है, स्टेट गवर्नमेंट फोरफिट करती है, और प्रोविजन का है 95। दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट, फोरफिट करने की पावर। अब आपने तो सुना होगा आजादी से पहले तो बहुत चलता था, आपने अगर थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हो, मॉडर्न हिस्ट्री खासकर अगर पढ़ी हो आपने, तो उसमें अंग्रेजों ने करा क्या है, अंग्रेजों ने भाई किसी ने युगांतर में कुछ लिख दिया, किसी ने वो आपका किस कौन सी थी अमृत पत्रिका थी उसमें किसी ने लिख दिया, किसी ने किसी पंजाब केसरी में लिख दिया, किसी ने मराठा पेपर में। इतने न्यूज़पेपर हमारे स्वतंत्रता सेनानी छापते थे, इसमें कुछ भी लिख देते थे, इनका जब्त कर लेते थे, बंद कर देते थे, पूरी प्रेस को सील कर देते थे, सारा माल उठा के ले जाते थे। तो ये वही वाला सिस्टम है। आज भी सरकार चाहे तो 95 के तहत किसी भी प्रेस में जाके उसका पूरा न्यूज़पेपर से लेकर बुक वगैरह कुछ भी जब्त कर सकते हैं कि इसमें आपने गलत मैटर लिखा हुआ, जो ऐसा ऐसा एडिशन से रिलेटेड है, ऐसा वैसा जो भी है ना। अब मान लो कि आपका 95 में स्टेट गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, सवाल है कि जब्त कर लिया तो रेमेडी क्या है। अभी घर तो नहीं बैठ सकते, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट द हाईएस्ट अथॉरिटी कि उसने जो कह दिया वो मान लिया जाएगा। तो भाई किसी के पास तो जाओगे, तो वो कह रहा है कि जो 4 फीचर है वो 96 में चले जाना हाई कोर्ट में, और 2 मंथ के अंदर जाना, यही बस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कह रहा है, विद इन 2 मंथ, 96 की थर्ड लाइन पे से शुरू कर रहा हूं मैं, विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन द ऑफिशियल गजट ऑफ सच डिक्लेरेशन अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन, है ना। तो वो जो उसका न्यूज़पेपर फोरफिट वगैरह जो उसका कर लिया था, यही 2 क्वेश्चन बनाएगा। 95 में पूछेगा किसको पावर है, और 96 में पूछेगा कि अगर कर लिया फोरफिट तो फिर आप कहाँ जाओगे उसकी रेमेडी के लिए। तो मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा, 2 महीने के अंदर मुझे जाना पड़ेगा कि भैया उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट तो मनमानी कर रही है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था उसमें, मेरा इतना माल उठा के ले गए है, 2000 बुक छापी थी साहब, वापस करवा, है ना। तो फिर हाई कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगा, पढ़ेगा एक बार, देख लेगा, वापस करवा देगा। 95 कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। 91 प्रोडक्शन वारंट, 92 में कहना टेलीग्राफ अथॉरिटी। ऐसे ही उंगलियों पे याद करा करो, कोई सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पीटी निकालने हैं वो भी रट के नहीं आए सारे सेक्शन, उन्होंने भी यही चीजें पढ़ी है। 91 प्रोडक्शन वारंट, प्रोडक्शन वारंट क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन वारंट तो 267 में देखो। 91 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, 92 में क्या है, 92 में क्या, किस अथॉरिटी में क्या, टेलीग्राफ अथॉरिटी से। कौन करेगा, डीएम करेगा, सीजीएम करेगा, सेशन कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। 93 में उसी का अगर मुझे सर्च कराना है तो डीएम करेगा, सीजीएम कर देगा। 94 में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मुझे शक है, मुझे सर्च करानी है, डीएम एसडीएम और फर्स्ट क्लास में करेगा। 95 96 में भैया कोई फोरफिट करना, कोई मैटर ऐसा है ऑप्शन वगैरह टाइप का, स्टेट गवर्नमेंट फोरफिट कर लीजिए, और फिर खिलाफ मुझे रेमेडी का 96 में 2 महीने करना, मुझे हाई कोर्ट, खत्म बात। सारे सेक्शन याद हो गए, ये जो सेक्शन कभी याद नहीं होते थे ये भी याद हो गए। और 97 98 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मुझे लगता है, मतलब 91 के बाद अगर एक्चुअल में कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना इसमें, तो 97 98 जो मेरा अपना असेसमेंट है। कह रहा है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, किसी को आपने जबरदस्ती बंद कर लिया है घर में, उठा के लेकर रॉन्गफुली कन्फाइंड कर लिया है, तो उसका सर्च के लिए। तो यहाँ पे भी देखो आप, डीएम है, एसडीएम है, और कौन है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। यही तीनों आदमी कहाँ थे, जल्दी बताओ, ये तीनों आदमी कहाँ थे, लिख के दो, वो प्रोविजन बताओ मुझे जल्दी से। हाँ 94 में थे ना, तो
ऐसे तो याद रखना है बस, ये चीज हमेशा याद रखने की कोशिश करो। जैसे देखा, अच्छा ये तो यार सिमिलर सी चीज मैंने कहाँ पढ़ी है, अच्छा वहां पढ़ी है, कनेक्ट कर लिया। अच्छा मतलब कि सिर्फ 92 और 93 में ही वहां पे आ रहे थे वो आपके क्या बोलते थे, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन, हाईकोर्ट, वाईकोर्ट। फिर तो 94 से कौन स्टार्ट हो गए, 94 में स्टार्ट हो गया कि डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। 97 में भी वही है। तो ये तीनों लोग क्या करेंगे कि अगर इनको लगता है कि किसी को कन्फर्म वन्फर्म कर रखा है तो सर्च वारंट दे देंगे, है कि नहीं। 94 समझ गए, ये कहेंगे कि अच्छा आपने रॉन्गफुली कन्फाइन किया है, सर्च करके आओ। अब देखो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन जो 97 से आपसे पूछता है वो ये पूछ लेता है कि हीबियस कॉर्पस, चलिए हीबियस कॉर्पस का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो सीआरपीसी में कहां पर दिया है, समझे भाई। हीबियस कॉर्पस तो पता ही होगा आपको क्या है? पता है हीबियस कॉर्पस क्या है? हीबियस कॉर्पस एक रिट होती है जिसमें कि कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि बॉडी आप मेरे सामने लेके आए, जो व्यक्ति के बारे में लिखा उसे मेरे सामने लेकर आओ, है ना। तो वही अब 97 में भी तो वही कर रहा है। ये डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने कन्फाइन कर रखा है, उससे सर्च करके मेरे पास लेकर आओ। तो जो हीबियस कॉर्पस का प्रिंसिपल है सीआरपीसी में 97 में दिया है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो वह ऐसे ऑप्शन में आपको देगा 94, 95, 96, 97। तो याद रखना ये 97 में दिया। सर 57 में नहीं दिया हीबियस कॉर्पस, हीबियस कॉर्पस 57 में नहीं दिया। वहां तो 57 में जो दिया है ना, वो तो ड्यूटी है पुलिस की, वो तो ड्यूटी है कि आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना है। हीबियस कॉर्पस तभी होता है कि अगर आपने लीगली किसी को डिटेन किया तो कभी हीबियस कॉर्पस की रिट भी नहीं लगेगी। तो कभी 57 के धोखे मत रहिएगा आप। चलो आपने इसमें लिखा तो मुझे पता लगा कि कंफ्यूजन है आपको, तो ऑप्शन में ही मान लो, अगर वो ऑप्शन में एक ऑप्शन बनाएगा 57 मान लो एंड 97, तो आप तो ये मार के आ जाओगे, क्योंकि तो आपके हिसाब से 24 आवर्स का वहां पर दे रखा है। इसलिए हीबियस कॉर्पस की रिट तभी लगती है, तभी ये उसमें आता है सीन में, पिक्चर में, जब रॉन्गफुली कन्फाइन किसी को किया गया। अब ऐसे तो आपने किसी को जेल में बंद कर रखा है कोर्ट के ऑर्डर से, तो क्या हीबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन लगा दोगे, रिट लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना। तो ये 57 नहीं, सिर्फ 97, ठीक है। एक ये हो गया आपका 97। 98 देखो आप क्या कह रहा है। 98 कह रहा है कि किसी फीमेल चाइल्ड को एबडक्ट कर लिया है, तो उसके लिए इसमें जो चीज पूछता है, पढ़ता हम लेते हैं, वो इसमें एज पूछ लेता है कभी कभी, 18 ईयर है, ये पूछ लेता है कि 98 में जिस फीमेल चाइल्ड के एबडक्शन का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी एज क्या है, तो 18 साल है। देखो कह रहा है अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द एबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ वुमेन और अ फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। तो क्या कह रहा है, कंप्लेंट दी गई है कि किसी को एबडक्शन किया है या अनलॉफुल डिटेंशन किया किसी वुमेन का, तो वुमेन का मतलब कि ऑफ एनी एज, ठीक है, वुमेन तो हो गई एनी एज की, और फीमेल है, चाइल्ड है, तो 18 साल से नीचे वाली, फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस। तो मतलब कि मान लीजिए कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए उसे ले गए हैं। अ डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो यहां भी देखो आपको वही मिल गए, और जुडिशियल। आपका 3 सेक्शन एक जैसे हो गए, 94, 97, 98, तीनों में जो अथॉरिटी है वो सेम है। तो आपको अब देखो, मैं तरीका ये जो बताने की कोशिश कर रहा था कि यहां तक अगर देखा जाए तो आप 91 से पढ़ो, तो 91 में तो पुलिस वाला भी दे सकता, कोई भी दे सकता, उसमें तो कोई अथॉरिटी की बात ही नहीं थी। 92 में जैसे कि अगर कोई टेलीग्राफ है तो आपने वहां पे याद कर लिया भाई सीजीएम है, हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, डीएम है। 93 में आपने 2 निकाल दी, उसमें से तो रह गया सीजीएम और डीएम रह गया। और 94, 97 और 98 तीनों में अथॉरिटी सेम है। तो हमेशा जब भी वो रिवाइज करना तो याद करना, अच्छा 94, 97, 98 में अथॉरिटी सेम थी, डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास, है कि नहीं। तो क्या है कि आपको याद बना रहेगा। अब एक जैसे जब आपने एक अलग कर लिया इन तीनों सेक्शन को, 94, 97, 98 को, तो मोस्ट प्रोबेबली जब वहां पे क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो 97 से पूछ दिया और आपको ध्यान नहीं आया कि 94, 97, 98 में एक ही थी, तो अच्छा इतना याद आ गया ना। एक सेक्शन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, इतनी उसमें एक साथ कर लोगे तो आसान है।
बाकी किस में क्या वो तो ठीक है, किस्टों में प्रॉपर्टी वाला मामला 94 बाई 97 में हीबियस कॉर्पस है, 98 में एब्डक्टेड कर लिया, वो आपने अलग से एक लाइन में अपना खत्म कर लिया। इस तरीके से रिवाइज करो इसको, मोनोटोनस नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा। इसके बाद आप देखो इसमें सेक्शन आगे बढ़ो तो 102 देखो, इसमें इंपॉर्टेंट जो है, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉपर्टी सीज करने की जो पावर होती है ना, वो किसको होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको देगा और वहां पे आंसर ये होगा एनी पुलिस ऑफिसर। यही पूछता है 102 से, 102 से जो पूछता है ये क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रॉपर्टी सीज करने की पावर किसको। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, जो आप अभी चैप्टर 12 में ये वो फलाना ढिमका आगे बेल वगैरह ये सब, ये तो आप वैसे भी ठीक कर दोगे, मेरा ऐसा मानना है। मगर क्या होता है जो छोटे छोटे सेक्शन है, जो या तो आपने पढ़े नहीं है या पढ़े तो आपको याद नहीं रहता, इन सेक्शंस पे ध्यान देने का टाइम है। पीटी में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो 2-4 नंबर से रह जाता है ना, तो वहां पे लगता है यार वो वाला सेक्शन याद नहीं आया था मुझको, वो याद आ जाता तो मैं ठीक कर, तो ये उनमें से होता है। तो देखो 102 क्या कह रहा है, कह रहा है एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी। तो एनी प्रॉपर्टी देखो, एनी पुलिस ऑफिसर के साथ एनी प्रॉपर्टी मिलेगा। प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है, मूवेबल इमूवेबल दोनों की तो बात कर रहा है, एनी प्रॉपर्टी बोल दी इसने। जब भी कहीं एनी आ गई है ना, देखो कह रहा है एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच में बी अलेज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन। स्टोलन में तो मूवेबल ही जाती है, ऑब्वियस सी बात है, हमने 378 में पढ़ा था मूवेबल प्रॉपर्टी स्टोलन थेफ्ट में जा सकती है। और विच में बी फाउंड अंडर सर्कमस्टेंसेज विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी प्रॉपर्टी जिससे पुलिस वाले को ही लग जाए क्या इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है, तो क्या करेगा, उसको सीज करने की पावर है। 102 में यही पूछता है वो, कौन कर सकता है, एनी पुलिस ऑफिसर, कैसी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी। यही क्वेश्चन 102 से आपका बनता है। एक क्वेश्चन देखो 104 से बनाता है। 104 से क्या बोलता है कि इंपाउंड कहां पर करते हो, यही पूछता है। इंपाउंड करने के लिए प्रोविजन कहां दिया होता है, तो वो दिया हुआ है 104। एनी कोर्ट में इफ इट थिंक फिट इंपाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस कोर्ट। तो जो उसके सामने प्रोड्यूस कराया गया उसको क्या कर सकता है, इंपाउंड कर सकता है। ठीक है, यही सेम यू के यू क्वेश्चन उठा के पूछेगा आपसे, इंपाउंड का प्रोविजन कहां पर है, 104 में इंपाउंड का प्रोविजन। इतना याद कर लो पीटी। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर जो आपका 7A है, ये 105A से लेके और 105L तक, 105A से L तक जो है, इससे कुछ नहीं पूछता। इससे ये पूछता है कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का तो चैप्टर कौन सा है। ये जो है आपका जिसका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का, अब ऑप्शन में जब देता है तो वहां पर ये भी देता है कि ये सेक्शन ही डालता है, ये चैप्टर भी नहीं पूछता। ए से एल लिख देगा और या फिर 105 लिख देगा, 106 लिख देगा, 112 लिख देगा, ऐसे 4 लिखेगा। तो याद रखना रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो है वो 105A से 105L तक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जुडिशरी के 1-2 स्टेट्स में, और मुझे अवेयर तो नहीं हूँ कि यूके में कभी क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं पूछा, मगर पूछ लेता है। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में कहां पर प्रोविजन दिया हुआ है, चैप्टर 7A में दिया है, 105A से 105L। इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसमें कुछ भी पढ़ने के लिए पीटी के पर्पज से बिल्कुल भी जरूरत है, तो अपनी एनर्जी और माइंड दोनों वेस्ट मत करना। 106 से लेके और 110 तक पीटी से क्वेश्चन बनना ही बनना है, कुछ भी कर लो आप। 106 से 110 तक एक क्वेश्चन तो बना के ही मानेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो है क्या, ये भी देख लेते हैं। 106 कह रहा है, एक तो सवाल ये पूछता है, यहां से 2-3 सवाल बनते हैं हर सेक्शन में। ज्यादातर जो पूछता है वो ये वाला कि किसमें क्या है। तो जैसे कह रहा है कि कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर, है ना। तो जो पीस के लिए जो प्रोविजन है, जो बॉन्ड वगैरह आप कीपिंग द पीस, तो बॉन्ड वगैरह कोर्ट भरवा लेती है, वो 106 पढ़ लेते हैं। और इसमें कौन कौन देखो कर सकता है कि मैंने कोर्ट ऑफ सेशन और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट
फर्स्ट क्लास, दो आपको अथॉरिटी दे दी। कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कन्विक्ट अ पर्सन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस, है ना, स्पेसिफाइड इन 2 or awaiting any offense is in opinion that necessary to take security from such person for keeping the peace। तो कह रहा है कि कन्विक्ट कराया और हमें इसकी भी जरूरत है कि भैया ये आदमी ना शांति बनाए रखे समाज में, तो इसे सिक्योरिटी मिलेगा। तो उससे क्या कहेगा, उसे बॉन्ड भरवा लेगा। ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट सिक्योरिटीज फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। ये लास्ट क्वेश्चन जो बनता है 3 years। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 बनते हैं, मैंने यहां लिख दिया। पहला कि पीस के लिए जो प्रोविजन है वो कहाँ दिया है, 106 में दिया है। इसमें कौन कौन ऑर्डर कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है। मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए बॉन्ड को वो कर सकता है, बॉन्ड को कितने टाइम तक के लिए बॉन्ड भरवा सकता है, तो 3 साल तक के लिए भरवा सकता है। ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट इसमें है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जब 106 से 110 तक पढ़ लेंगे तो आप समझना कहां कहां पर कौन कौन वो थी। अब देखो 107 क्या कहता है, ये तो 106 था, 107 देख लेते हैं। 107 में देखो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पढ़ पाओगे, और ये काय के लिए है, देखो इसमें 106 में था कन्विक्शन पे, और 157 में कह रहा है अदर केसेस। यहां भी पीस के लिए कर रहा है मगर अदर केसेस में कर रहा है। 106 में किसके लिए कर रहा था, कन्विक्शन पे कर रहा है ना। 107 में ये पकड़ लो। उसके बाद देखो इसमें क्या है, 1 year का सिस्टम है, जो बॉन्ड भरवाएगा अदर केसेस में उसे 1 year के लिए भरवाएगा। 106 107 में जो फर्क समझ में आएगा कि वहां पर था फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पर आ गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वहां तक कन्विक्शन पे पीस के लिए बॉन्ड भरवा था, यहाँ अदर केसेस में बॉन्ड भरवाएगा। वहां 3 साल के लिए कर रहा था, यहाँ पर 1 साल के लिए। अभी रुकना, अब 108 छोड़ दो, अभी 109 110 देख लो। 109 कह रहा है कि कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, एक 109 कह रहा है सस्पेक्टेड। यहां भी देखो कौन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और 1 year। अब देखो 107 में भी आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, 109 में भी आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, वहां भी 1 year, यहां भी 1 year। मतलब 107 और 109 आपके सिमिलर टाइप के हो, दोनों में ही अथॉरिटी भी सेम है, ईयर भी सेम है ना। और फिर 110 में जब आप देखोगे वहां भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, 110 में भी एग्जीक्यूटिव है। मतलब कि हमें एक चीज चलो आसान हो गई हमारे लिए कि जब भी हम बॉन्ड की बात करेंगे तो 107 108 109 110 सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। सिर्फ 106 इवन में ऑड था, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट था। इवन में ऑड यही तो था 106। एक चीज तो हमें लिए 7 8 9 10 पढ़ना आसान हो गया कि सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था। फिर हमें एक बात अच्छी लगी कि 107 और 109 में दोनों में 1 year का था, और 106 और 110 दोनों में 3 साल का है। इसे ऐसे पकड़ लो कि पहले वाले में और आखिरी वाले में 3-3 साल का, बीच वालों में 1 साल का है ना। पहले वाले में और आखिरी वाले में 3-3 साल का है, बीच वाले जो उनमें 1 साल का है। और लास्ट 110 से जो पूछता है, वैसे ज्यादातर ये पूछता है कि ये रिलेटेड किससे, तो हैबिचुअल ऑफेंडर से रिलेटेड, ये बहुत पूछता है इसमें ना, ये पूछता है हैबिचुअल जो ऑफेंडर होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, उनका बॉन्ड कहाँ करा जाएगा, 110 में। हैबिचुअल आप जानते ही होंगे, जो लगातार काफी केस जिनके चलते रहते हैं तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाते हैं, बहुत सारे केस लगे होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनसे बॉन्ड बनवा लेगा। अब देखो 6 से 10 के बीच में हमें क्या याद करना है, हमें ना पढ़ना नहीं है, हमें याद ये करना है कि देखो पहले वाले और आखिरी वाले में 3 साल का बॉन्ड भरवा सकते। एक बात ऐसी पकड़ो, पहले और आखिरी वाले कितने कितने दिन का प्रोविजन, 3 साल का। अब 107 से लेकर 110 तक सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो अथॉरिटी हमारी सेम हो गई। सिर्फ पहले वाला ऐसा है जिसमें कि हमारे कोर्ट वाले जज साहब आते हैं, इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन है। तो ये चीज अगर ऐसे आपने पकड़ी ना, तो
तो याद रखना आसान होगा। और अगर आप पहले 106 याद करोगे, फिर 107 याद करोगे, फिर 108 करोगे, फिर 109 करोगे, फिर 110 करोगे, फिर भूल जाओगे। तो आपको ऐसे याद रखना, जैसे ही पूछ देगा 107 में किसको अथॉरिटी है, तो आपको याद ये आना चाहिए कि 106 ये लगता है, बाकी तो सबकी अथॉरिटी सेम नहीं थी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बताओ, पूछ लेगा 110 में कितने दिन का बॉन्ड भरवाएगा, अच्छा पहले वाले में और आखिरी वाले में बॉन्ड 3 साल का था, बाकी बीच वाले में तो 1 साल का ही था, बताओ। ऐसे याद आना चाहिए आपको, ये मतलब याद रखने के तरीके। ठीक है जी, ये हो गया जी। इसके बाद ये तो सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपका शुरू हो जाता है वो आता सीधे 125 से। इसके बाद आपके लिए पीटी पर्पज से कोई भी पीटी का मेंस पर्पज से कोई इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। जो शुरू होता है आपका वो शुरू होता है 125। 125 तो आप सबने मुझे लगता है पढ़ाई होगा बहुत अच्छे से, इसके फैक्ट भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो 125 मेंटेनेंस, हम सबको उतने बहुत प्यार से पता है कि 125 में क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज मेंटेनेंस कौन कौन मांग सकता है, पीटी का पहला क्वेश्चन है ना, कि मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल कौन कौन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 125 आपको क्या बता रहा है, वाइफ। दूसरा बता रहा है कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन। तो माइनर चाइल्ड जो है पकड़ लो आप, 18 से कम जितने भी हैं, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे शादीशुदा हो चाहे न हो, माइनर चाइल्ड। ठीक है, ये भी समझ में आता है। तीसरा कह रहा है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड हु हैज अटेन मेजॉरिटी। तो मान लो कि ये अब 18 से ऊपर वाले हो गए, बेचारे 18 से ऊपर मेजर हो गए मान लो। Where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain। ऑब्वियस बात है, अगर 18 से ऊपर का है और उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मान लो कि उसे पैरालाइज है, जैसा भी मतलब आप समझ जाओ, ऐसी स्थिति है खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, तब भी तो भाई उसके फादर का बनता है ना कि उसे मेंटेन करे, है ना। तो ये तो बेसिक जा रहा है। अभी भी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट वाली बात है। और एक और इसमें मिल गया नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। तो जो मैरिड डॉटर है ना वो नहीं आएगी। अब मैरिड डॉटर अगर मान लो कोई फिजिकली उसे प्रॉब्लम है और एबनॉर्मलिटी कुछ भी है, तो उसका पति करेगा, उसका हस्बैंड करेगा। वो तो वाइफ वाले में फॉल कर जाएगी ना, ऊपर ए वाले में किसी की वाइफ है अब तो वो ए वाले में फॉल कर जाएगी, इसलिए वाइफ को ऑटोमेटिक सी बात है कि निकाल देंगे यहाँ से। और 4 कह रहा है, डी कह रहा है कि मदर एंड फादर। तो माँ बाप को भी आपको क्या करना भैया, मेंटेन करना। मगर देखो सब में एक आगे वर्ड लिखा हुआ है, अनेबल टू मेंटेन। अब ये वर्ड हम पढ़े ना पढ़े, अगर मान लो माता पिता पे कोई प्रॉपर्टी है, किराया आ रहा है, मेंटेन कर पा रहे हैं, तो फिर नहीं उसे 125 में केस कर सकते, उस पर मेंटेनेंस केस तो कर सकते हैं, मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगे, है ना। ये चीज आपने चलो पकड़ ली। इसके बाद पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर अब जब हम वाइफ की बात कर ही रहे हैं तो इसकी देखो नीचे आ जाओ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, वाइफ इंक्लूड्स। और ये क्वेश्चन पूछता है कि वाइफ में कौन कौन इंक्लूड होगा। अगर वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स, तो जिसका डाइवोर्स भी हो गया ना अपने पति से, वो भी वाइफ ही मानना है। और एज ऑब्टेन अ डाइवोर्स, मतलब या तो उसके पति ने उसे दिया है या उसने खुद लिया है, ऑब्टेन किया है, खुद भी दिया तब भी वो वाइफ मानी जाएगी, है ना। फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। तो वाइफ तब तक है जब तक दूसरी शादी नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब बात समझ, ठीक है ना। तो ये पूछ लेता है कोई कि वाइफ का मतलब क्या माना जाए 125 के हिसाब से। तो वाइफ का मतलब वो माना जाए कि डाइवोर्स हो गया उसका, चाहे जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेगी मरते दम तक मेंटेन करना पड़ेगा। ये चीज आपने समझ ली। एक चीज कभी कभी पूछ लेता है, वैसे ये तो बहुत कॉमन हो गया, ऐसे पूछता भी नहीं है, कि 125 की जो एप्लीकेशन जो आप सूट, तो ये सूट बोल रहा हूँ मैं, जो आप ये फाइल करोगे 125 का केस जो फाइल करोगे वो किसके पास करोगे, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आप कर देना। ये तो आपको पता भी है, और ये अब इतना कॉमन हो गया पूछता भी नहीं है अभी। ये कह रहा है कि ज्यादा ही कॉमन हो गया ना, इसमें बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया जैसे लॉ ऑफिसर टाइप के एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। 125 से प्रोसीडिंग कहाँ चलेगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट चलेगी।
ठीक है, ये सब हो गया। और इसमें देखो जो क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनता है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहां से बनता है। क्वेश्चन बनता है आपका यहां से 4 से 125 का क्लॉज 4, यहां से क्वेश्चन बहुत बना था। ठीक है, इसे देखो आप क्या कह रहा है नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, है ना। तो अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही है तो उसको नहीं मिलेगा, और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड, विदाउट रीजन चली गई है, कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, पति के साथ नहीं रह रही है ना। और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो खुद में ही मतलब आपसे समझौता कर लिया, चलो अलग अलग रहते हैं, तो भी नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कि इन विच केस वाइफ एंटाइटल नहीं होगी, उसको मिलेगा नहीं। तो ये तीनों आप याद रख लो। अडल्ट्री आपके दिमाग में होता होगा, ये बहुत कॉमन है, तो आपको वैसे देख के पता लगता है। दूसरा ये भी है कि जब आप 125 फाइल करने जा रहे हो कोर्ट में, तो आप पे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, ये वजह इसलिए वो पति से दूर रह रही है। और अगर कोई वजह ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, तो फिर भैया अलग क्यों रह रही है, सिर्फ अपने मजे के लिए अलग रह रही हो, और पति को कह दी मेंटेनेंस तो पति के साथ रहो ना, अपने मैरिटल ड्यूटीज को पूरा करो। ओवरऑल 125 का जो वो है, इसलिए आप विदाउट रीजन आपको मेंटेनेंस नहीं देंगे। और तीसरा कह रहा अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हो, क्या कह रहा हूं, डाइवोर्स की कंडीशंस टाइप, डाइवोर्स की कंडीशन टाइप मतलब क्या पूछना चाह रहा, समझा नहीं आपको। दोबारा थोड़ा पूछो, आप क्या कह रहे हो, समझा नहीं आपकी बात, डाइवोर्स वाली बात। तो दूसरा तो ये होगा विदाउट रीजन आप मत रहो। और तीसरी बात कह रहा है कि म्यूचुअल कंसेंट से आप लग रहे हो, आपसे सहमति से ही लग रहे हो, तो फिर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड भी कर लेते। इसको याद रखने का तरीका सर, डाइवोर्स आप कह रहे हो, डाइवोर्स में जो कंडीशंस है उस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये वही चीज है, सही बात है। हिंदू लॉ में अपने है सब यही सब एडिटरी प्रेडिटरी है ना, विदाउट रीजन आपको लग रहे हैं। चलो, तो ये आपको ये क्वेश्चन यहां से बना देता है ना। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन यहां से बना 125 में जो बनाता है क्वेश्चन, वो ये बनाता है। एक तो ये पूछ लेता है कि कौन कौन एंटाइटल है, तो उसमें आपको याद रखना, अगर मैरिड वूमेन है, मेजर हो गई, तो उसका पति करेगा, वो तो किसी भी बन गई है। अच्छा, मेजर है मगर इलेजिटिमेट हो चाहे लेजिटिमेट हो, मेजर भी है, लड़का है लड़की है कोई भी है, मगर अगर वो फिजिकली मेंटली एबनॉर्मल है तो भी आपको करना पड़ेगा, है क्या नहीं। तो वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और वाइफ में कौन आता है ये जरूरी है। 126 से कभी पूछता तो नहीं है वैसे, 127 से पूछ देता है। अगर आपको 120 पढ़ना भी हो तो सिर्फ इतना देख लेना प्रोसीजर कहाँ दिया है। ऑर्डर हो गया, उसमें ऑल्ट्रेशन कराना हो, है ना, स्थितियां चेंज होती है, हमेशा तो एक जैसी नहीं बनेंगी। उसे पत्नी कमाने होने लगती है तो उसे कम ज्यादा कराना हो, पति की नौकरी छूट गई कम ज्यादा कराना हो, और सारी वजह हो सकती है। इसमें क्या वजह नहीं है वो देख लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि पहले वाले में तो कुछ ऐसा है नहीं है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा है, तो वही चेंज इन सर्कमस्टेंसेस जो मैंने बता दिए, किसी की नौकरी लग गई, किसी की छूट गई, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि वेयर इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ a decision of a competent civil court any order made under section 125 should be cancelled or varied। तो ये कह रहा है मान लीजिए कोई सिविल, आपने सिविल कोर्ट का कोई मान लीजिए कोई डिसीजन आया, और वहां पे मान लीजिए कुछ पैसा लड़की को मिल गया, या मतलब कि जैसा भी कुछ डिसीजन के अकॉर्डिंग उसे लगता है कि इस ऑर्डर को जो मैंने किया था 125 का, इसको वेरी कर देना चाहिए। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई। अब अलग अलग जगह से आप तो पैसा नहीं लोगे मेंटेनेंस, एक जगह से मेंटेनेंस का केस कर ले रहे हो, एक जगह डीबी में ले रहे हो, एक जगह डाइवोर्स के केस में मेंटेनेंस ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। क्वेश्चन जो बनाता है वो तीसरे से बनाता है,
जो वेरिएशन का ऑल्ट्रेशन की बात हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन जो बनाएगा वो थर्ड से बनाएगा। क्या कह रहा है यहाँ बता रहा है। एक तो देखो इसने ए में बता दिया कि द वुमेन हैज आफ्टर डेट ऑफ सच डाइवोर्स रीमैरिड, तो कैंसिल हो जाएगा। तो रीमैरिड तो हमने वही पढ़ लिया 4 में, रीमैरिज तो हमने वही पढ़ लिया कि रीमैरिज 4 में क्यों पढ़ा था हमने तो एक्सप्रेशन में पढ़ा था वाइफ का मतलब क्या होता है। तो जब रीमैरिज हो जाएगी वाइफ ही नहीं रहेगी और वाइफ नहीं रहेगी तो काय का मेंटेनेंस, बात खत्म। तो एक तो ये आ गया। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है the woman has been divorced by her husband and that she has received whether before or after date of said order the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties, है ना। ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक बार में कुछ पैसा ना इन्होंने ले लिया। ये होता ना एक आपने क्या बोलते हो अरे मैं इंटरेस्ट तो महीने महीने के साथ, मगर ऐसा हो कि जब पति ने डाइवोर्स दिया तो उसने बोला चलो एक काम करते हैं, डाइवोर्स दिया, बोला कि एक बार में 10 लाख ले लो, रोज रोज झंझट नहीं चाहिए, है ना। तो वो ऐसा कुछ हो गया तो ठीक है, तो वहां पे भी उसे कैंसिल वेरी कर सकता है। और देखो थर्ड क्या कह रहा है, इसी का थर्ड देखो, इसका कह रहा है सी द वुमेन हैज ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड सी हैड वॉलंटरी सरेंडर हर राइट्स, है ना, आफ्टर हर डाइवोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि उसने क्या किया, वॉलंटरी सरेंडर कर दिया अपना राइट मेंटेनेंस का। उसने लिखित में दिया वॉलंटरी सरेंडर, मुझे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उसने लिखित में दिया कि जाओ तुम भी याद करोगे, मुझे पता है कि तुमने परेशान तो मुझे बहुत किया है, मगर चलो ठीक है मैं तुम्हें अब डाइवोर्स दे रहा हूँ, मुझे तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरा दिल इतना बड़ा है मैं खुद कर लूंगी अपना, बस दिखना बता उसके बाद, ठीक है। तो उसने लिख के दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए। तो वॉलंटरी अगर सरेंडर कर दिया तो समझ लीजिए कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आदमी फ्री हो जाएगा। तो जो 127 में मेन जो दिए इसने, एक तो ये कि कोई सिविल कोर्ट की किसी ने कोई डिसीजन दिया उसके अकॉर्डिंग चेंज करने की जरूरत पड़े कर देंगे, रीमैरिज करी कर देंगे, और एक साथ कोई एक मुश्त राशि वासी ले ली तो कर देंगे, और या फिर वो खुद ही कह दे कि जाओ इस आदमी से क्या पैसे लोगे, खुद को ही खिला ले, नहीं तो बाद में देगा, तो वैसे भी कर देंगे। ठीक है, 127 में ऑल्ट्रेशन में क्वेश्चन जो पूछता है ये पूछता है 125 में किस किस को मिल सकता है, किन स्थिति में नहीं मिलेगा, अडल्ट्री में चले गए, या फिर मान लीजिए आप विदाउट रीजन रह रहे हो, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। 127 में यहाँ पे चेंज नहीं चल रहा है। 129 में बता रहा इन्फोर्समेंट, तो यहाँ से वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, तो कोई भी मजिस्ट्रेट वैसे एनी मजिस्ट्रेट में इन्फोर्समेंट का जो होता है, कह रहा कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेंटेन इतना इतना शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट, ठीक है जी दे देंगे उसको, तो मेंटेनेंस होगा इतना, एंड सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड, मे बी, है ना। तो यहाँ पे कोई भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको एनफोर्स कर सकता है जो ऑर्डर उसके अगेंस्ट में हुआ है। नहीं पूछता वैसे 129 से, सॉरी 128 से, बट देख लो। तो आपको चारों का ये तो पता ही हो कि 125 में मेंटेनेंस की बात कर रहा है, 126 में प्रोसीजर दिया, 127 में उसका अल्ट्रेशन दिया, 128 में इन्फोर्समेंट दिया, ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए। यहाँ से आपका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। और इस पे वो साहबानों वाला केस, वो तो आप हिंदू लोग में पढ़ ही लोगे, तो हिंदू लोग बोलो मुस्लिम लोग में पढ़ ही लोगे, 125 पे इतना इंपॉर्टेंट है ना। साहबानों और साथ मुझे लगता है आप सबको तो रटा भी होगा, वर्सेस क्या था, उसका नाम क्या था, अहमद खान था ना, अहमद खान 1985 का, जिसमें बोला गया कि 125 क्या है, बड़ा ही सेक्युलर प्रोविजन है, सबके ऊपर लगेगा, ये तो सबको पता ही होगा, लैंडमार्क है, पूछते अब तो अगर पूछना बंद कर दिया, उसे भी पता लग गया, हर किसी ने याद है और सबको पता है, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद देखो आप, अब यहां से शुरू होता है आपका चैप्टर 10 ट्रैंक्विलिटी। आपको ये बात पता होगी जब हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी किस किस पे लागू होगा, तो नागालैंड पे नहीं होगा, ट्राइबल एरिया पे नहीं होगा, और वहां पर भी चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 तो लागू वहां भी हो रहे थे। मोहम्मद अहमद खान, हाँ ठीक ठीक। तो ये जो चैप्टर 10 है ना, ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, ये तो नागालैंड में ट्राइबल एरिया में भी लागू होगा। अब देखो इसमें क्या क्या, तो ये शुरू होता है आपका 129 से, और ये 147 48 तक जाएगा, है ना। और यहां से भी एक क्वेश्चन तो अभी मान के चलो मेरे हिसाब से
एक क्वेश्चन तो यहां से भी बनेगा ही बनेगा, एक तो कहीं नहीं गया। ठीक है, चलो चैप्टर 10 देख लेते क्या कह रहा है कि डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, और 130 में भी डिस्पर्स है, तो 129 प्लस 130 दोनों बात कह रहा है डिस्पर्स करने की। अब इंग्लिश में तो डिस्पर्स होता है, हिंदी में मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता क्या बोलते हैं, मगर अगर मैं जितनी आम भाषा में समझ पा रहा हूँ उसका मतलब ये होता है कि भीड़ इकट्ठी है, उसमें बोला जाए कि भैया आप अलग अलग हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, या मतलब कोई के अलग अलग। डिस्पर्स मतलब वही होता है कि दूर दूर हो जाओ, मतलब आप यहाँ भीड़ मतलब भीड़ खत्म करो। जमाव, हाँ वही मतलब जमाव को हटाना, डिस्पर्स मतलब, तो उस असेंबली को, असेंबली होगा ना जमाव, तो डिस्पर्स को क्या बोलेंगे, जमाव को हटा देना मतलब, है ना। तो आप अगर हिंदी का पेयर किसी के पास हो डिग्लॉट हो तो देख के बताओ डिस्पर्स को क्या लिखा उन्होंने। तो डिस्पर्स आप समझ गए ना, ओवरऑल बात यह है कि समझ गए आप। तितर बितर, हाँ हाँ वही अलग अलग कर दे, तितर बितर करना है, कोई ज्यादा लोग हल्ला ना काटे, सबको तितर बितर पुलिस जो कर देती है लाठी चार्ज करके, वही तितर बितर करेगी यहाँ पर। देखो आप 129 130 में तो क्या कह रहा है, देखो पहले ये पकड़ लो आप यहाँ से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दूसरा कह रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब एसएचओ, और तीसरा कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इंचार्ज एनी पुलिस नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर, तो ऐसा ही। देखो ये कह रहा है तीन व्यक्तियों को तो मैं दे रहा हूं डिस्पर्स करने की पावर, चलो इसका आगे बढ़ता है फिर देखेंगे। मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली, तो अनलॉफुल असेंबली कौन सी वाली, 141 वाली है ना, 141 वाली। उसको बोल रहा है कि भैया अब ऐसा बहुत हो गया, एक काम करो तुरंत तितर बितर हो जाओ 3 की गिनती से पहले, उसके बाद मारूंगा बहुत। तो ये ऑर्डर दे देंगे, बोलेंगे आप डिस्पर्स हो जाओ, और मेंबर्स को डिस्पर्स होना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, 129 में ये पूछता है किसको पावर है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो अब देखो यार, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो किसी भीड़ को तितर बितर कराने कभी आता भी नहीं है, आप बेसिक समझोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये काम तो प्रशासन का है। कहीं 200 लोग इकट्ठे होकर कुछ कर रहे हैं, तो 50 लोग इकट्ठे, तो ये काम जस्ट थोड़ी ना आएगा वहां। तो ऑब्वियसली बात है, प्रशासनिक में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, एसडीएम हो, डीएम हो, ऐसे लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अथॉरिटी किसे दी, एग्जीक्यूटिव को। और पुलिस को तो लेंगे ही, पुलिस का तो काम है ये सब करना, तो एसएचओ को दे दी। और एसएचओ नहीं है तो एसआई तक भी कह सकता है कि ठीक है वो आप एक काम करो, तुरंत ये रोड खाली करो, भेज दीजिए बिल्कुल आप, तो उसका ऑर्डर पड़ा दे देंगे। मगर इसके बाद में भीड़ कोई मान नहीं है एसएचओ की बात, 200 की भीड़ है वो करिए, हम नहीं जा रहे, जो करना कर लो। तब आता फिर 130, कह रहे हमारे पास भी बहुत हथियार है, अभी तो हम सिर्फ कह रहे हैं तुमसे, मारेंगे भी उसके बाद। देखो मारेंगे तो 130 कह रहा है कि इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स, तो उसे हटा नहीं पा रहे हो तुम ऐसे वैसे, एंड इफ इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स, पब्लिक सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इतर बितर करना बहुत जरूरी है। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक, है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक हु इज प्रेजेंट मे कॉज इट टू बी डिस्पर्स बाय आर्म्ड फोर्स। अब तो भैया बहुत हो गया, अब तो फोर्स बुला के फिर वो फोर्स आएगी और वो करेगी लाठीचार्ज, पुलिस में इसकी बात नहीं मान रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट क्या बोलते हैं रैंक का जो वहां पे प्रेजेंट हो, वहां पे हाईएस्ट रैंक का ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद में बेचारा प्रेजेंट है तो वही करेगा। ये तो एसडीएम है तो एसडीएम, और एसडीएम के ऊपर डीएम भी अगर वहां प्रेजेंट है तो डीएम का फिर ऑर्डर होगा कि तुरंत दो क्या बोलते हैं वो प्लाटून जो भी होती है, 2 प्लाटून तुरंत भेजी जाए और इनको तुरंत तितर बितर कर देते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड है ना, अच्छा लगता है, बोलने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तितर बितर हिंदी में बड़ा बढ़िया है, वैसे पढ़ा जाए तो मजा आता है पढ़ने। ठीक है, तो 129 130 समझ में आ गया ना। बहुत ऐसे हंसी मजाक में भी समझ में आ रहा हो कि ठीक है, पहले आप ये चीज खुद पे रख के देख लो। अच्छा 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, बहुत बदमाशी कर रहे हैं 50 लोग, एग्जीक्यूटिव में भैया जाओ चलो बहुत होगा, उठो घर पहुंचो अपने, यहाँ भीड़ मत लगाओ, एसएचओ ऐसे वगैरह बोल रहे हैं। ये सब नहीं मानते तो 130 में आर्म फोर्स को बुला लिया उसने, कह रहा आप तो मानोगे ये। तो यहाँ तो एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए देखो। अब इसका 133 देखो,
133 में इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो बात कह रहा है कंडीशनल ऑर्डर, और यही यू के यूज की ये पूछ लेता है कभी कभी कि कंडीशनल ऑर्डर जो है, कंडीशनल ऑर्डर जो न्यूसेंस का है वो कौन कौन देगा और कहां पर दिया हुआ है। तो प्रोविजन तो आपको याद रखना पड़ेगा 133, और कौन कौन देगा, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव, तीनों को दे दिया, सारे प्रशासनिक मजिस्ट्रेटों को ले लिया और एग्जीक्यूटिव। 133 में दो शब्द पूछता है, अब आप बताओ, इतना बड़ा सेक्शन है, पूछता है दो चीजें। कोई भी न्यूसेंस हो रहा है तो कंडीशनल ऑर्डर देगा, कैसे काम करो तुरंत हटाइए, क्या मतलब वही रखने का। वो न्यूसेंस के लिए जो ऑर्डर मिलता है वो डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तीनों देते हैं। कहाँ देते हैं, 133 में। यही क्वेश्चन 133 से सिर्फ दो ही क्वेश्चन होता है आसान आसान से। पहले 129 पढ़ लो, वहां पे आप डिस्पर्स करा रहे थे, तितर बितर करा रहे थे। अब यहाँ पर कह रहा है न्यूसेंस हो रहा है भैया, तो एनिमल से, पेड़ से, पौधे से, किसी के मशीनरी से, वाहन से, किसी भी चीज से हो रहा है ना, सब हर चीज को कंडीशनल ऑर्डर है। यही पूछेगा आपसे, न्यूसेंस का कंडीशनल ऑर्डर कहाँ पर है 133 में, कौन कर सकता है इस ऑर्डर को, डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव तीनों कर सकते हैं। यही तो प्रशासन। अब ये क्या पब्लिक, देखो जब चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर का नाम ही क्या था कि पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, तो इसमें ज्यादातर आपको ना एसडीएम, डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भाई पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना, जिसका काम नहीं है ना, जो हमारे कोर्ट में जैसा बैठता उनका काम नहीं है, ये एक तो प्रशासन का काम है। तो इसमें तो जो आएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम साहब, ये सब आएंगे, इस पूरे चैप्टर में वही लोग घूमते रहेंगे अपने आपस में, कभी कहीं सारे होंगे, कहीं कहीं। इसके बाद देखो, आपने जब ये पढ़ लिया 133, इसके बाद देखो 144 के साथ ही पढ़ो, 133 आपने पढ़ लिया है, इसके साथ इसलिए 144 पढ़ो कि वो थोड़ा वो सेम है। अथॉरिटी इसमें भी देखो वही है, डीएम है, एसडीएम है और एग्जीक्यूटिव। कह रहे हैं इन केस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट there is sufficient ground for proceeding under this section, immediate prevention or speedy remedy if desirable। तो वो क्या करेंगे, 144 धारा लागू, कहते हैं ना 144 धारा लागू हो जाती है, 144 लग गई, 144 लग गई, तो ये 144 लगती है। तो मान लो कि भाई कुछ भी हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है पब्लिक में, रोड पे ही हो सकता है, वो हो सकता है कुछ भी, मान लो इवन 144 तो भी लागू कर दी थी कि 3 लोग कहीं इकट्ठे, क्योंकि कोरोना तक में ये सब लागू कर दिया था, है ना। तो कुछ भी मतलब ऐसे पब्लिक ऑर्डर के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए, इन सब चीजों में कुछ भी जरूरत हो 144 लागू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्या लागू करते हैं, इंपॉर्टेंट है 2 महीने चलती है। इंपॉर्टेंट ये है कि 144 की धारा लागू तो हो जाती है मार्केट में, खत्म कब होती है, तो पहले वो खुद विड्रॉ करने लगवाता है ना, 2 महीने चलती है। और ये प्रोविजन दिया है क्लॉज 4 में, कह रहा नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ। ये यही क्वेश्चन जो पूछता है 144 में, वो ये पूछता है कि कहां पर दिया है, कितने दिन चलेगी, मतलब होगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखो, 133 से 144 की अथॉरिटी तो सेम है, वहां पर क्या कंडीशन ऑर्डर न्यूसेंस का था, और यहाँ पर वो 144, चलो 144 तो सबको याद रहती है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा तो मुझे सुनी भी नहीं। 144 लग गई, 144 लग गई, हर जगह 144 लग रही होती है आजकल, पुलिस वाले हाल उठा के 144 लगा देते हैं। तो पुलिस वाले नहीं लगाते हैं, वो ऑर्डर ऊपर से आता है, वो डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ऑर्डर आता है, 2 महीने तक चलता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और अब जब 144 पढ़ ही रहे थे आप, इतनी मेहनत कर ही ली थी, तो इसके साथ ही 144 ए भी देख लो, इसमें सिर्फ डीएम है। वैसे देखो क्या कह रहा है, इसका वो पढ़ लो, वहीं से समझ जाओगे आप। कह रहा पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन ऑफ मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। ये कह रहा है प्रोसेशन वगैरह हो रहा है तो उसमें आप हथियार लेकर ना जाए, ये सब इस तरीके का प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है ना, वो अब क्योंकि आर्म्स वगैरह से रिलेटेड है, थोड़ा बड़ा मामला हो जाता है, तो डीएम को पावर दिया है। और यहाँ पर जो ये ऑर्डर है 3 months तक चलता है। इसे 144 के साथ इसीलिए पढ़ लो क्योंकि वहां पर भी देखो कुछ ऐसा सिस्टम था कि वो 2 महीने चल रहा था, इन्फोर्समेंट की बात थी, यहाँ पर इन्फोर्समेंट की बात है तो 1 महीना बढ़ गया, है ना। तो इसका 3 में दिया, तो नो पब्लिक नोटिस इशू और एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स मोर देन 3 months। तो 144 आपके न्यूसेंस वगैरह और डिस्टर्बेंस वगैरह को रोकने के लिए थी, 144 ए
आर्म्स को लेकर नहीं घूमना है, आर्म्स को लेकर प्रोसेशन नहीं करना है, उससे रिलेटेड है। और वहां 2 महीने चलनी थी, यहाँ पर 3 महीने चलेगी आपका ये ऑर्डर। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी 133 144 में अथॉरिटी सेम थी, और 144 से क्योंकि आर्म्स वगैरह से रिलेटेड है, तो सिर्फ आर्म्स को अगर पकड़ो तो डीएम को ले लेना कि डीएम भैया इसको ऑर्डर करेगा। ये एग्जीक्यूटिव में छोटे लोग हैं, थोड़ा करना पाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? तो देखो अब इस वाले चैप्टर में आप 129 130 एक साथ पढ़ा, 133 144 एक साथ पढ़ लिया। थोड़ा थोड़ा फर्क है तो सब जोड़ो तोड़ो। मैडम 6 मंथ नहीं दी है, 3 मंथ ही दी है। आप जो 4 में 6 मंथ दी है ना, वो अलग चीज है और वो पूछता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। वो तो 144 में भी 6 मंथ दी है। फिर तो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो 2 महीने और 3 महीने वाला पूछता है। 6 महीने ही बता देता हूँ क्या है। आप अगर 4 पढ़ लोगे, क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट में, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे इफ इट कंसिडर नेसेसरी सो टू डू फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अ पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी और फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डायरेक्ट पब्लिक नोटिस जो इश्यू कराया गया था ना डीएम द्वारा, उसे आगे बढ़ा के 6 महीने, तो वो जो 3 महीने से आगे बढ़ा के 6 महीने कर देगा। अब ऐसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ठीक है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आप इमरजेंसी पढ़ते हो, और इमरजेंसी जब पढ़ते हो तो उसमें ना इमरजेंसी नॉर्मली 6 महीने तक रहती है ना? फिर उसे बाद में लोग एक्सटेंड करते रहते हैं पार्लियामेंट वाले। मगर अगर आपसे कोई पूछे कि इमरजेंसी कब तक एक्सटेंड, कब तक उसमें रहती है इन्फोर्समेंट, तो 6 महीने रहती है। ऐसे यहां से जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, वो ये पूछेगा कितने दिन तक इन्फोर्समेंट रहेगा, तो आपको बताना 144 वाली धारा तो 2 महीने रहेगी, और आर्म्स वाली है तो 3 महीने रहेगी। बाकी 144 है दोनों में ही दे रखा है, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है तो उसे बढ़ा के 6 महीने कर सकती है। वो चीज मैंने आपका ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सेक्शन बड़े बड़े हैं और आपको पीटी दिखाना, ना आपके पास इतना टाइम है, और ना पढ़ के आपका सिर्फ दिमाग ही खराब होगा। मतलब जो होता है जितने ज्यादा फैक्ट अंदर जाएंगे दिमाग में, उतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेंगे। इसलिए मैं आपका ध्यान उस पर नहीं ले गया था। और कोई बात नहीं, चलो आप समझ गए होगे अब तो उसमें क्या था। अब देखो एक चीज ये हो गए आपके, इसके बाद 2 सेक्शन है इसमें, 139 है, एक 142 है। ये दो सेक्शन है। 139 का अगर आप मार्जिनल हेडिंग पढ़ोगे, इसमें लिखा है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। ये पूछता है क्वेश्चन कि लोकल इन्वेस्टिगेशन कहां दी है। और अगर मैं थोड़ा सा एक बार एक चीज देखूं आपके लिए, एक सेकंड रुकना आप जरा। हाँ, यहाँ 139 में आपको दिया लोकल इन्वेस्टिगेशन। ये पूछता है कि लोग, सिर्फ यही पूछता है मात्र, रट लो इसको, कि लोकल इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन 139 है, और इंजंक्शन का जो प्रोविजन है ये 142 है सीआरपीसी। और एक चीज और आपको बताया था, तो 139 के साथ ही आप साथ ही पढ़ो 310। यहां पर दिया है आपको 310 में, सेक्शन बहुत बड़ा है, देख लेना पलट के। यहां पर दिया लोकल इंस्पेक्शन, लोकल इंस्पेक्शन। एक एक शब्द के सेक्शन है, मगर कौन सा कब उठा के पूछते भरोसा मत रखना। अब देखो 139 और 310 एक साथ पढ़ना इसलिए जरूरी है कि दोनों में ही लोकल काम कर रहे हैं, मगर उसमें इन्वेस्टिगेशन 139 में करा रहा है और इंस्पेक्शन 310 में। तो कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है। मतलब उसने पूछा लोकल इंस्पेक्शन और आपका दिमाग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा था उस टाइम एग्जाम हॉल में, आपने मार दिया 139। और वो ऑप्शन ऐसे जरूर रखता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ऐसा नहीं रखेगा कि एक बेल में से उठा ले, है ना, एक 125 उठा ले, तो आप तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे आराम से। वो ऐसे ही रखेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो 139 में लोकल इन्वेस्टिगेशन है, 310 में लोकल इंस्पेक्शन है, 102 में क्या था, सीज करना था कोई भी पुलिस वाला, 104 में कोर्ट इंपाउंड कर रहा था। ये एक एक वर्ड के जो सेक्शन है, इन्हें तो ये समझ लो कि एक्स्ट्रा ध्यान रखने आपको, इसमें कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं है, इसलिए इनको सिर्फ समझना और दिमाग में थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा
आंखों में बसा लेना जरूरी है, समझे। तो 139 में क्या था, लोकल इन्वेस्टिगेशन है। 310 में क्या, लोकल इंस्पेक्शन है। 142 में इंजंक्शन है। ये चीज समझ। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, 145, 145, 146, 147, 148 सब एक जैसी बात करते हैं। सॉरी 148 में, 147 था। 148 में लोकल इंक्वायरी है, वो भी 139 से पढ़ाऊंगा आपको। इन सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इन सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसी लैंड को लेके, ओवरऑल जो चल रहा है लैंड को लेके, वाटर डिस्प्यूट को लेके कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, और उसकी वजह से लग रहा है पीस वीस खराब हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पता लगा कहीं से, या किसी ने शिकायत करी है, तो मजिस्ट्रेट साहब कुछ नहीं करेंगे, दोनों को नोटिस देंगे कि आ जाओ, आप दोनों मेरे पास आ जाओ, भाई क्या बात है बताओ, अपनी अपनी बात बता दीजिए। और अगर किसी ने मान लो कि ऐसा है कि लैंड का ऐसे मैटर था, तो किसी ने दूसरी पार्टी को अभी भी निकाला 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी कराने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये बंदा ए था पोजीशन में पहले, बी ने निकाल दिया, अभी 2 महीने के अंदर की बात होती है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ए को ना पोजीशन में करवा देंगे, और बी से कहेंगे अब तो जो करना है ना कोर्ट चला जाएगा, सिविल सूट कर ले, पोजीशन तो मैंने ए को दिला। पूछता ये नहीं है आपसे, तो मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ, ये तो कम से कम पता 145 से 147 के बीच में है क्या। पूछता आपसे ये है कि कोई लैंड और वाटर डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो उसका जो क्या बोलते हैं, जो वो अथॉरिटी किसको है, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। बहुत बड़ा सेक्शन है, जो इसका क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी 2-4 लाइन में आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो कह रहा है कि whenever executive magistrate is satisfied from a report of a police officer upon other information कि dispute likely to cause a breach of peace, पीस खराब हो सकता है, एग्जिस्ट कर रहा है, लैंड के लेके, वाटर को लेके, बाउंड्रीज को लेके, उसके जुडिक्शन में राइटिंग में क्या करेगा, उन ग्राउंड को लिखेगा कि इस चीज को मुझे लगता है, और उनको बुला लेगा कि आ जाओ भैया मेरे पास, है ना। उन्हें सर्वर करा दिया, अब वो लोग पहुंच गए। और देखो क्या कह रहा है इसमें, 2 महीने वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, देखो प्रोवाइडेड 4 का आप प्रोवाइडो देखो, जो 2 महीने वाली बात बता रहा था, कि प्रोवाइड दैट इफ इट अपीयर टू द मजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज बीन फोर्सफुली एंड रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड within 2 months next before the date on which the report of police officer or the information was received by the magistrate। तो क्या है कि जिस दिन उसके पास इंफॉर्मेशन आई है, जिस दिन पुलिस रिपोर्ट आई, उसके 2 महीने के अंदर ही इस आदमी ने निकाला है ना, तो उसने अपनी इंक्वायरी करने के बाद वो देखेगा अच्छा, तो वो जिस बंदे को डिस्प्लेस किया था उसे पोजेशन में करवा देगा, उसे बाहर निकाल देगा, और फिर उससे कहेगा चले जाओ, कहाँ चले जाओ, कोर्ट जाओ, अपना सिविल सूट वूट कर लेना, मेरा काम था पीस खराब नहीं होना चाहिए मेरे इलाके में। भाई प्रशासनिक जिम्मेदारी तो मेरे पास है ना। अब आप किसी बाउंड्री को लेकर लड़ने लग जाओ, किसी नदी को लेकर लड़ने लग जाओ, किसी तालाब को लेकर लड़ने लग जाओ गाँव में, तो उसका भैया ऐसा है, जो करना है कोर्ट में करना। अभी स्थिति ऐसी नहीं, पीस खराब नहीं करना, ठीक है जी। और 146 का रिसीवर अपॉइंट करने का 146 से नहीं पूछता है, 148 से जो पूछता है। देखो 139 में क्या पढ़ा आपने, लोकल इन्वेस्टिगेशन। 310 में पढ़ा लोकल इंस्पेक्शन, और 148 में आप पढ़ लो लोकल इंक्वायरी। तीनों लोकल लेवल पर, और तीनों में से भगवान ने भला करा आपका, क्योंकि अब तो आपने देख लिया है, तो आप उम्मीद करना कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही दे। आसान होता है, नंबर पूरा ही देगा, आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान देगा, लोकल इन्वेस्टिगेशन 139 मार दिया, इंस्पेक्शन बहुत बाद में करा रहा है 310 में, और इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो इंक्वायरी सेकंड स्टेज है, 148 में है ना। तो वही कह रहा है कि अगर लोकल इंक्वायरी की, ये तो नहीं पूछता इसमें कि अंदर क्या, तो नहीं पूछता है, और मार्जिनल हेडिंग से पूछता है लोकल इंक्वायरी का प्रोविजन का, समझ आई बात। और इसके 3 सेक्शन आज और खत्म करते हैं 151 तक, जिसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और फिर कल से 154 से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, वो ठीक रहेगा। अब देखो क्या कह रहा है, ये चैप्टर है 11, और एक बार एक काम करेंगे, थोड़ा सा ना ये वहां से रिवाइज कर लेंगे, कहाँ से 100 से 102 से कर लेंगे। तो चैप्टर 11 क्या, प्रिवेंशन। देखो वैसे तो क्या होता है, आपका अरेस्ट का जो है, जब अरेस्ट की बात होती है 41 में आप अरेस्ट करते हो विदाउट वारंट, तो वो करते हो आप
प्यूनिटिव मतलब कि आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ऑफेंस हो गया उसके बाद आप उसे अरेस्ट करते हो सजा दिलाने के लिए। प्रिवेंशन होता है कि आप उसे रोकने के लिए कुछ करते हो या ऑफेंस हो ही ना पाए, ऑफेंस को करने से रोको। तो इसका जो 151 है ना वो हमेशा 41 जब आप पढ़ो मेंस पर्पज से, खासकर मैं आपको बता रहा हूँ आगे पढ़ोगे कभी, पीटी से भी इंपॉर्टेंट है मगर मेंस में लिखना जरूर कि जब भी आपको अरेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछते तो 41 के बाद 151 जरूर लिखो, है ना। देखो 151 क्या करे, अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकने के लिए अरेस्ट कर रहा है। कर पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मे अरेस्ट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। तो यहाँ भी देखो 41 वाली पावर है पूरी पूरी कि भैया अगर उसे लग रहा है कि ऑफेंस होने वाला है ना, तो अरेस्ट कर सकता है उससे पहले, उसे पता लग जाए, बस कहीं से खबर मिल जाए कि यहाँ पर दो लोग बैठ के क्या बोलते हैं साजिश कर रहे हैं कि जाके उसे मार देंगे, तो जाके पकड़ लेगा ना भैया अभी तो मार रहे हो। तो कह रहा है द पर्सन सो डिजाइनिंग इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड। तो उसे लगे और कोई तरीका नहीं रोकने का, तो उसे क्या करेगा, अरेस्ट कर ले। 141 देगा। अब देखो अगर आप बेरक को बंद कर दो और 102 से पढ़ते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था। 102 में हमने पढ़ा था एनी ऑफिसर था, एनी पीओ था, एनी प्रॉपर्टी को सीज कर रहा था। 104 में हम इम्पाउंड कर रहे थे। फिर 105 ए से एल तक जा रहे थे, क्या थे, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट थे, है ना, ये तुमने पढ़ा था। उसके बाद 106 से 110 तक हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था 106 एंड 110 में 3 साल के लिए बॉन्ड भरवा रहे थे। 106 था कन्विक्शन पे बॉन्ड भरवा रहा था और 110 था हैबिचुअल वालों से रिलेटेड था। 107, 8, 9 इन सब में क्या था, 1 साल का बॉन्ड भरवा रहे थे, है ना। इन सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था सारे में। सिर्फ 106 में कोर्ट ऑफ सेशन और कौन था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट था। ऐसे याद रखना है आपको। 110 तक याद कर लिया। फिर 111, 12, 13, 14, 15, 16 तुमने कुछ पढ़ा नहीं, सीधे पहुंचे 125। 125 में पढ़ लिया भाई वाइफ लेगी, वाइफ कौन होगी, डाइवोर्स हो गया कोई बात नहीं, बस रीमैरिज ना होगी, ठीक है। लेजिटिमेटली ले, कोई माइनर चाइल्ड लेगा, लेजिटिमेट मेजर होगा तब भी लेगा अगर वो बेचारा फिजिकली एबनॉर्मल वगैरह है तो। बी भी नहीं, सॉरी मेजर जो लड़की इसकी शादी होगी तो नहीं ले सकते। और क्या माँ बाप लेंगे अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे। फर्स्ट क्लास में 125 चलता है। और अडल्ट्री में अगर आप हो, विदाउट रीजन रह रहे हो और या फिर म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। 136 में प्रोसीजर था। 127 में क्या था, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन किस किस पे था कि सिविल कोर्ट की कोई डिक्री थी, उस पर हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चेंज कर देंगे, दोबारा शादी कर ली हम चेंज कर देंगे, एक मुफ्त कोई ले लिया कैसा वैसा कोई कस्टमरी लॉ कहता ले लिया, हटाओ जी चेंज कर दो, है ना। ये सब चीजें थी, तो ये सब आ गए इसमें। उसके बाद क्या 126, 127, 128 में क्या था, इन्फोर्समेंट था। फिर 129, 130 हमने डिस्पर्स एक साथ करा रहे थे हम उनका, है ना। क्या डिस्कस करा रहे थे कि भाई एसएचओ बोलेगा वहां पर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा, ऐसा ही बोलेगा